Hello students, welcome to the study IS by मणिकांत सर। और आज एसए का पेपर हुआ मेंस 2026 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का। पेपर एज एक्सपेक्टेड फॉर्मेट तो वही रहना ही था। और जो पेपर आया हमारे पास वो जो 8 एसए टॉपिक्स दिए गए हैं वे सभी के सभी कह सकते हैं आपकी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है। कई लोग ये कहते हैं कि दार्शनिक टॉपिक है, फिलोसॉफिकल है। फिलोसॉफिकल जैसा तो ऐसा कुछ है नहीं, या अगर आपको लगता भी है तो फिलोसफी में घुसना नहीं है। जहां तक संभव हो सके अपने इस टॉपिक का रेलिवेंस या प्रासंगिकता आपको सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक दायरे में रह के ही देना है, कोई भी टॉपिक हो। ठीक है, तो इस पे एक सामान्य चर्चा होगी। ये चर्चा एक मॉडल आंसर की तरह नहीं लेना है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो हम बातें करेंगे एग्जैक्टली वही लिखेंगे तो काम चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो हम चर्चा करेंगे वो उस दिशा में जरूर रहेगा कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद अगर कई संभावनाएं बनती हैं इस टॉपिक का मतलब निकालने के लिए, तो कौन सी संभावना एक बेहतर है, क्योंकि सभी संभावनाओं को एक साथ लिखना संभव नहीं है। एक साथ लिखना संभव नहीं है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उस टॉपिक को आप एकदम लॉजिकल एनालिसिस में लेके चले जाएंगे, लिंग्विस्टिक एनालिसिस में लेके चले जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। जैसे मैं अभी बोर्ड पे सारे टॉपिक्स दिखाऊंगा, आपने देखा भी होगा। जैसे एक टॉपिक है, तीसरा वाला सेक्शन ए में, कांटा कांटा कली का बदला हुआ रूप है ना। अब इसको कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, मतलब किस किस डिमेंशन में ले जाएंगे। तो कली है जो बढ़ के फूल हो सकती है, और फूल नहीं तो कांटा हो सकती है। तो अगर किसी चीज को सही तरीके का मार्गदर्शन नहीं मिला, सही तरीके का पोषण नहीं मिला, सही तरीके का दर्शन नहीं मिला, सोच नहीं मिला, तो वो कांटा बन सकता है। अब अगर हम इसको ये कहें कि कांटा बनेगा तभी तो फूल की रक्षा करेगा, ये गुलाब के फूल के कांटे की तरह अगर हम इसको देखें कि फूल के आसपास तो कांटे होंगे ही, अब ये गलत दर्शन हो जाएगा। ये इस टॉपिक का ये मतलब नहीं है कि फूल रहेंगे तो कांटे तो होंगे ही, या फिर 2 4 10 कांटे जब रहेंगे तभी फूल की रक्षा होती है। ये इस बात का मतलब नहीं है। यहाँ मतलब बिल्कुल सिंपल है कि उचित परिवर्तन के लिए उचित दशाओं का होना जरूरी। ठीक है। तो कहने का अर्थ यही है कि इसमें से हर एक विषय पे, हर एक टॉपिक का एक से अधिक डायमेंशन निकाला जा सकता है भाषा के तर्क के द्वारा। लेकिन भाषाई तर्क पे न जाके सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक प्रासंगिकता पे जाना है, और उसी के हिसाब से इसको लिखने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो ये जो एस्से का टॉपिक है हमारे पास, ओके।
ये तो यार फट जा रहा है। हाँ? आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी दूंगा। ठीक है, सो आई राइट इट डाउन हियर। लेकिन इसमें आपको दिखना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहला टॉपिक लेते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा, विरोधाभास जीवन की विडंबनाओं को दर्शाते हैं। विरोधाभास जीवन की विडंबनाओं को दर्शाते हैं। अब विडंबना मतलब क्या है, पहले सामान्य मतलब निकलेगा। पहला रूल यहां पे ये रहेगा कि इन सभी शब्दों का कॉमन सेंसिकल मतलब ही निकालना है। ठीक है, कॉमन सेंसिकल मतलब कि इसका बहुत दार्शनिक और अंदरूनी मतलब खोजने की कोशिश नहीं करना है। जैसे जब भी कोई घटना होती है तो लोग बोलते हैं कि ये तो विडंबना है। विडंबना है मतलब कि ये तो होना ही था। और किस बात को लेके विडंबना समाज में प्रचलित है या बोला जाना है? ऐसी कोई घटना जब होती है जो होनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन होती ही है। भले ही एक व्यक्ति या समाज के सभी व्यक्ति न चाहते हो कि वो घटना हो, ऐसी बातों को कहेंगे विडंबना। ये डेस्टिनी जैसा नहीं है, ये नहीं है कि ऐसा पहले से तय था कि होगा, ऐसा नहीं है। विडंबना ऐसी चीज होती है जो अप्रत्याशित है, लेकिन होगा, होता है। हम सभी के जीवन में सुबह से लेकर शाम तक होता है, पूरी लाइफ में कई बार होता है, पूरे यूनिवर्स में होता है। ये हर जगह ये बात होती है। और क्या एस्से का टॉपिक है, विरोधाभास जीवन की विडंबनाओं को दर्शाते हैं। यानी कि लाइफ में एक विरोधाभास नहीं है, एक ऑक्सीमोरॉन नहीं है लाइफ में। इंग्लिश में ऑक्सीमोरॉन जो नीचे दिया है देखिए, उसमें विरोधाभास की कोई कमी नहीं है। विरोधाभास की कोई कमी नहीं है। ठीक है, विरोधाभास और विडंबना ये जीवन के अभिन्न अंग हैं। इसी चीज पे हमको ऐसे लिखना है, दर्शन में नहीं जाना है। कोशिश नहीं करना है कि दर्शन में बहुत जाएं दार्शनिक रूप से, बट विरोधाभास होना हमारे आपके जीवन में ये बहुत ही ऑब्वियस है कि विरोधाभासी हर चीज होती है। ईश्वर के कॉन्सेप्ट में भी विरोधाभास है, ईश्वर के विचार में भी विरोधाभास है। जैसे ईश्वर दयालु है, ईश्वर ने दुनिया बनाई है, और इस दुनिया में हजारों लोग रोज मरते हैं। अगर ईश्वर ही सब करता है तो क्रूरता कहां से आती है? ईश्वर अगर दिखता नहीं है तो ईश्वर कहां रहता है? और ईश्वर अगर दिख सकता है तो वो दिखता क्यों नहीं है? ये प्रश्न ऐसे हैं जो ईश्वर के कॉन्सेप्ट में भी विरोधाभास को दिखाते हैं। ब्रह्मांड में विरोधाभास है, आपने देखा होगा। ठीक है, कि है और नहीं है के बीच में है भी और नहीं भी, ये विरोधाभास है। इसके बीच में पूरा क्वांटम फिजिक्स चलता है, इसके बीच में नील्स बोर की थियरी है, इसके बीच में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, इसके बीच में आज का टोटलिटी ऑफ क्वांटम फिजिक्स चलता है। तो पूरा का पूरा जो इंटेंगलमेंट का सिद्धांत है वो इसी बात पे टिका हुआ है। तो यहां भी है। अब व्यक्ति में विरोधाभास देखिए, व्यक्ति में विरोधाभास, जीवन का विरोधाभास है मृत्यु। सब लोग जीना चाहते हैं बट मृत्यु अवश्यंभावी है।
और उसी तरीके से हमारे जीवन में विरोधाभासी चीजों की भरमार लगी हुई है। ठीक है, जैसे कि सुख वाला दुख। अब अगर वो दुख है तो सुख वाला कैसे है? दुख वाला सुख, सब विरोधाभास है। और रोज ऐसी 10 बातें होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। ठीक है, प्रकाशमय अंधकार, अंधकारमय प्रकाश। ठीक है, अगर आप शब्दों के अलावा, ठीक है, अन्य नैतिक शास्त्र में, राजनीति शास्त्र में जाएं तो वैसे बहुत सारी विरोधाभासी चीजों आपको साथ साथ देखने को मिलेंगी। मूल अधिकार पढ़ते हुए कई बार आपके मन में आता होगा कि स्वतंत्रता है भी और नहीं भी। बिल्कुल ठीक बात। तो इसी को कहते हैं विरोधाभास। और लाइफ में विरोधाभास होना ये कोई गलती नहीं है नेचर का कि विरोधाभास हो गया। इट्स नॉट द नेचर इज इन एरर, विरोधाभास ही नेचर है, विरोधाभास ही सच्चाई है, यही ट्रुथ है। क्योंकि सत्य सापेक्षिक होता है, ट्रुथ इज रिलेटिव। और रिलेटिव ट्रुथ जैनिज्म का सप्तपदी न्याय वाला हो, या रिलेटिव ट्रुथ गौतम बुद्ध का मध्य मार्गी वाला हो, या नागार्जुन का शून्यवाद वाला हो, मसला कॉमन सेंसिकली आप इसको वैसे समझ सकते हैं कि दुनिया की सच्चाई इतनी बड़ी है, इतनी जटिल है कि हमारे मेंटल कैपेसिटी के बियॉन्ड है कि हम समझ पाए कि दुनिया एक्चुअली चलती कैसे है। तो एक हमारे जो मेंटल हमारा जो स्कोप है सोच पाने का, समझ पाने का, देख पाने का, कैलकुलेट कर पाने का, उससे रियलिटी बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है। इसीलिए वो हमें विरोधाभासी दिखाई देगा, क्योंकि हम रियलिटी का बहुत बड़ा डायमेंशन नहीं जानते। और इसके लिए आपको हमेशा कॉस्मोलॉजिकल स्केल पे दूसरे गैलेक्सीज में जाने के विषय नहीं है। आप अपने ही सोसाइटी में देख सकते हैं कि कभी किसी व्यक्ति के चरित्र को या उसकी सोच को 100% समझना संभव नहीं होता, नहीं होता। मानव जीवन की आकांक्षाएं, उम्मीदें, सोच समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इसीलिए ये जो विरोधाभास है हमारे लाइफ का एक 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 इनेविटेबल पार्ट है। विरोधाभास होने का मतलब गलत है ऐसा भी नहीं है। दिस इज अगेन अ रॉन्ग वे। अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो विरोधाभास गलत या एरर को शो नहीं करता, बल्कि विरोधाभास एक सच्चाई को, एक एक व्यवहार को, एक यथार्थ को दिखाता है। ठीक है, जैसे प्यार है तो घृणा है, दया है तो क्रूरता है, चाइना जापान में यिन यान बोलेंगे, प्रकाश है तो अंधकार है। तो ये जो डुअलिटी ऑफ रियलिटी है, तो प्रकाश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अंधकार विरोधाभास है, लेकिन अंधकार की परिभाषा ही है प्रकाश का न होना। तो अब विरोधाभास उत्पन्न होता है। तो अंधकार अंधकार के चलते है, या अंधकार प्रकाश के न होने के प्रकाश वाली गलती के चलते है। नाउ दिस इज समथिंग विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड, बट फिर भी सत्य सापेक्षिक है, सत्य बड़ा है। जैन धर्म में सप्तपदी न्याय के हिसाब से इसको समझाया गया है। ठीक है, अस्ति च नास्ति च,
इत्यादि जैसे 7 शब्द। और एक व्यक्ति के दिमाग के लिए रिलेटिव ट्रुथ को समझना संभव है, एब्सोल्यूट ट्रुथ को समझना संभव नहीं है। अगर हम इसकी बात करें तो भगवत गीता भी इसी सच को कहीं न कहीं बताने की कोशिश करता है। आप महाभारत का दर्शन उठा लीजिए, आप रामायण का दर्शन उठा लीजिए, उसमें कितनी विरोधाभासी घटनाएं होती हैं। रावण सबसे ज्ञानी पंडित है, लेकिन वो सीता माता का अपहरण भी करता है, तो विरोधाभास है कि नहीं? राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राजा हैं, चक्रवर्ती हैं, लेकिन जीवन में इतना दुखी राजा तो धरती पे कोई हुआ नहीं। शुरू में विश्वामित्र जंगल ले गए, फिर वहां से शादी करके लौटे, गुरु ने शादी करवा दिया, तो फिर जंगल में जाने का 14 वर्ष का उनको दंड मिला। जब जंगल में पहुंचे तो उनकी पत्नी भार्या का रावण ने अपहरण कर लिया। जब लड़ बड़ के फिर वहां से लौटे विजयी होके और अपनी पत्नी को ससम्मान लेके, तो लोगों की आलोचना के कारण पत्नी को जंगल में छोड़ना पड़ा। गर्भवती पत्नी को जंगल में छोड़े। अब आई डोंट हैव टू टेल यू दिस स्टोरीज, बट द पॉइंट हियर इज वेरी सिंपल कि विरोधाभास भारतीय दर्शन में एक विशद विषय हमेशा से रहा है। आप महाभारत देख लो, विरोधाभास कितना है। कृष्ण की, भगवान कृष्ण की लगभग हर बात में विरोधाभास है, क्योंकि कृष्ण भगवान है, और वो भगवान इसीलिए हैं मानव रूप में क्योंकि किसी भी अन्य महाभारत के पात्र से ज्यादा वो विरोधाभास को लेकर चल सकते हैं। अन्य लोग विरोधाभास को लेकर नहीं चलते, एक तरफा है, बहुत अच्छे बहुत बुरे, ठीक है। और कृष्ण भगवान की बातें, उनका दर्शन, उनकी सोच अच्छे या बुरे, इन दोनों ही चीजों के बियॉन्ड है। जो अच्छा देखना चाहते हैं वो अच्छा देखेंगे, जो बुरा देखना चाहते हैं वो बुरा देखेंगे। ये विरोधाभास को, यिन यान को, ब्लैक एंड व्हाइट को, निगेटिव और पॉजिटिव को, दिन और रात को एक साथ जीने की कैपेसिटी ही उनको भगवान बनाती है। गौतम बुद्ध के जीवन में भी विरोधाभास की कोई कमी नहीं। ज्ञान प्राप्त करने का जब मन हुआ तो परिवार छोड़ दिया। तो क्या इसका अर्थ लगाएं कि जो परिवार में रहते हैं वो कभी ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकते? विरोधाभास है, बिल्कुल विरोधाभास। जीवन में दुख ज्यादा है, कोशिश सभी लोग खुशियों का ही करते हैं, ये विरोधाभास है। तो इसी के परिणाम स्वरूप गीता में, उपनिषदों में लिखा गया कि देखो भाई, आप ऐसा करो कि लाइफ हमेशा आपकी एक्सपेक्टेड रिजल्ट पे नहीं चलेगी। आप सोचते हो कि मैं ये कर रहा हूं तो ऐसा होना चाहिए, मैं ये कर रही हूं तो ऐसा होना चाहिए, बट हमेशा वैसा ही होगा ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं। ठीक है। तो गीता में जो निष्काम कर्म का संदेश है, ठीक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो ये नहीं है कि कई लोग बोलते हैं कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। फल की चिंता करना इश्यू नहीं है, फल के प्रति आसक्ति नहीं रखना है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि फल की अपेक्षा आम इंसान को नहीं होगी, अपेक्षा होगी। अगर एग्जाम कोई बच्चा दे रहा है तो उसको अपेक्षा होगी कि वो एग्जाम में पास हो जाए। अगर कंपटीशन है तो कट ऑफ मार्क्स लेके आ जाए। गीता इसको रोकने को नहीं बोल रहा। और आप चिंतित भी हो सकते हैं कि कैसे मेरा नंबर आएगा। गीता चिंता शब्द का प्रयोग नहीं करता, गीता आसक्ति शब्द का प्रयोग करता है। माया नहीं होनी चाहिए, अर्थात परिणाम के प्रति आसक्ति न रखना,
और घटनाओं का निश्चित परिणाम न आने से, निश्चित माने अपेक्षित, उसको भी स्वाभाविक मान के चलना, ये अनासक्ति भाव है। और ये अनासक्ति भाव निश्चित रूप से आपके चरित्र को मजबूत करेगा, आपके मन को मजबूत करेगा। निराशा, हताशा, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये जो आधुनिक जीवन की समस्याएं हैं, और बिना मतलब के फियर ऑफ मिसिंग आउट और उसके उल्टा भी हो सकता है, जो छोटी छोटी चीजों से लोग प्रभावित हो रहे हैं और मानसिक बीमारियां घिरती जा रही हैं, उनसे बचने के लिए इस बात को समझना कितना अच्छा है कि विरोधाभास जीवन की विडंबनाओं को दर्शाते हैं। विडंबनाओं को, भारत में भी विरोधाभास होगा, देश के प्रति, देश के रूप में संविधान में विरोधाभास होगा। कैसे संविधान का विरोधाभास है? चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय लॉ। और इंडिया दुनिया में सबसे अधिक चाइल्ड लेबर वाला देश है, तो विरोधाभास तो हुआ ना, विरोधाभास हुआ। वैदिक विरोधाभास है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लिखा है स्त्रियों की जहां पूजा होती है, दैवीय शक्तियां वहां निवास करती हैं। तो स्त्रियों की तो पूजा नहीं हुई भारत में। अगर ये दर्शन वाला देश है तो और सम्मान होना चाहिए था जितना हुआ है पिछले 2000 वर्षों में। तो विरोधाभास को समझना एक प्रशासकीय दृष्टिकोण से भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि सोशल रियलिटी, सामाजिक यथार्थ, भौतिक यथार्थ, ब्रह्मांडीय यथार्थ विरोधाभासी है। और जब आप प्रशासक बनते हैं तो आपको समझना होगा कि विकास की नीतियां जब बनती हैं तो वो शायद विरोधाभासी हो जाएं, या कुछ लोगों के लिए अच्छी हो, कुछ लोगों के लिए बुरी हो, या वैसा रिजल्ट न दे जैसा आप सोच रहे हैं। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद सीखने के लिए तैयार रहना और जो बेहतर हो सकता है उसको करने के लिए तैयार रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। सो द इश्यू इज अगेन टू अंडरस्टैंड कि विरोधाभास, ऑक्सीमोरॉन्स सुनने में अजीब लगते, लिंग्विस्टिकली वो सही नहीं प्रतीत होते। जैसे अंधकार में प्रकाश, मैंने इधर लिखा था, फिर से लिख देता हूं, अंधकार में प्रकाश। अब ऐसा प्रकाश कौन सा होगा जो अंधकार कर देगा? अब डिपेंड करता है प्रकाश की परिभाषा क्या है और देख कौन रहा है। अगर वो इंफ्रारेड में है तो प्रकाश तो होगा लेकिन अंधकार हमको दिखेगा, लेकिन जानवरों के लिए वो प्रकाश हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। अंधकार अगर आपके मन के अंदर है तो बाहर कितना भी प्रकाश हो कर क्या लोगे, मन के अंदर है। तो अगर मन मलिन है तो बाहरी प्रकाश उसका क्या कर लेगा? गांधी जी कहते भी थे कि अगर आपके अंदर कोई बुराई नहीं है, अंदर अंधकार नहीं है, तो बाहर से कोई भी अंधकार अंदर आ नहीं पाएगा। तो अगर कोई अज्ञानता है, अब वेदांत दर्शन ले लो, अंदर कोई अज्ञानता है तो फिर दुनिया अज्ञान एक माया के रूप में दिखाई देगा। जिस दिन अंदर का अज्ञान खत्म हो गया, बाहर भी कुछ भी अज्ञानवश दिखाई नहीं देगा, यथार्थ दिखाई देगा, रियलिटी आपको पता चलेगा। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इन सभी बातों को लेके इस विषय को डील करने की आवश्यकता थी। चलिए अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, एक कृतज्ञ मन अति सुंदर होता है ना, यही टॉपिक है, एक कृतज्ञ मन।
कृतज्ञ का मतलब आभारी, आभारी होना। जैसे आपने कोई काम किया और उसके लिए आपको क्रेडिट या सफलता का श्रेय मिल रहा है, आप मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि फाइनली मैंने ये काम कर लिया। तो वहां पे आभारी होना या कृतज्ञ होने का मतलब है कि आप उस कार्य के दौरान, उस यात्रा में जितने लोगों ने भी आपका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान दिया है, आप उन सबके प्रति कृतज्ञता जाहिर करें, थैंक यू बोलें, ग्रेटिट्यूड दिखाएं, अभिवादन करें, ठीक है, आभार व्यक्त करें। अब फिर से एस्से का टॉपिक पढ़ते हैं। एक कृतज्ञ मन अति सुंदर होता है। एक आभारी मन, एक आभार व्यक्त करने वाले व्यक्ति का चरित्र, मन, व्यक्ति अति सुंदर होता है। अति सुंदर इसलिए होता है कि वो समाज के लिए, खुद के लिए, देश के लिए, सबके लिए एक अच्छा व्यक्ति बनके, एक एक प्रभावी व्यक्ति बनके, एसेट बनके सामने आता है। दिस इज व्हाट इज द ब्यूटीफुल माइंड मीन्स हियर, ठीक है। तो कृतज्ञ मन अति सुंदर होता है, इसमें कहीं कोई डाउट की आवश्यकता नहीं है। बट आप अंत में जरूर ये बात लिखेंगे कि कृतज्ञता एक भाव है, होनी चाहिए, लेकिन औपचारिक परिस्थितियों में, औपचारिक परिस्थिति माने ऑफिस में, प्रशासन में, कृतज्ञता व्यक्त करने का चलन नहीं है। कृतज्ञता ऐसा नहीं है कि हर बात पे आप, अगर आप सरकारी अधिकारी हैं, कोई काम हो गया तो आप हम हर बात के लिए सबके प्रति कृतज्ञता जाहिर करें, ऐसी आवश्यकता नहीं है। मन ही मन जरूर ये मानना चाहिए, लेकिन उस फॉर्मेट में कृतज्ञता को नहीं देखा जाता। ये पर्सनल सोशल फॉर्मेटिंग की बात है कृतज्ञता, कृतज्ञता। क्योंकि अगर आप प्रशासनिक माहौल में कृतज्ञता जाहिर हर चीज का करेंगे, तो कृतज्ञता और चमचागिरी में और फ्लैटरी में बहुत अंतर नहीं आएगा। तो जरूरत से अधिक कृतज्ञता और बार बार कृतज्ञता, ऑफिस के अंदर एक दूसरे से हर बात के लिए कृतज्ञता कि सर आपके बिना ये काम नहीं होता। अब ये कृतज्ञता है कि चमचागिरी है, ये बताना बड़ा मुश्किल है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि कृतज्ञ मन तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी चीज का अति जैसे बुरा होता है, वैसे कृतज्ञता जाहिर करना अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ये पर्सनैलिटी का पार्ट है, लेकिन ये योजनाबद्ध तरीके से कृतज्ञता जाहिर करना, क्योंकि आपने सुना हुआ है कृतज्ञता बहुत अच्छी चीज होती है, दैट इज समथिंग विच इज नॉट एक्सेप्टेबल हियर, वी नीड टू बी अंडरस्टैंड। फिर भी इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो व्यक्ति कृतज्ञता दिखाने में, आभार व्यक्त करने में, थैंक यू बोलने में उचित शब्दों का प्रयोग करता है और थैंक यू बोलने में झिझकता नहीं है, वो मानता है कि उसकी सफलता सिर्फ उसकी सफलता नहीं है, उसकी सफलता में कई लोगों का श्रेय है, कई लोगों ने सैक्रिफाइस किया है, तब उस व्यक्ति को वो चीज मिली है। अपने टीम को धन्यवाद दे, अपने घर वालों को धन्यवाद दे, अपने शिक्षकों गुरु को धन्यवाद दे, अपने को प्रेरणा देने वालों को धन्यवाद दे, तो ऐसे व्यक्ति के पास निश्चित रूप से एक अच्छा एटिकेट, विनम्र पोलाइटनेस होती है, विनम्रता होती है, और उसको अच्छा मैनर माना जाता है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति दूसरों से अधिक खुश रहेगा, क्योंकि एक बार जब आप ग्रेटफुल हो जाते हैं तो आपके मन से कुंठा, निराशा या ऐसी कोई भी बात वहां से हट जाती है, हट जाती है। और ये जो लोग होते हैं ऐसे जो कृतज्ञता व्यक्त करें, उनके मन में कोई अभिमान नहीं होता कि मैं हूं,
क्योंकि आपने थैंक यू बोला तो आपने मैं को हटा के वी कर दिया, हम कर दिया। और जब आपने वी कर दिया तो निश्चित रूप से आपने अपने ईगो को हटा के डिस्ट्रॉय करके आपने शेयर्ड ईगो पे चले गए, और शेयर्ड ईगो से फिर कई और तरह की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अहम नहीं, अहमवाद नहीं होगा, अहम मात्रवाद नहीं होगा, संशयवाद नहीं होगा, न सॉलिप्सिज्म पे जाएंगे, ठीक है, न ईगोटिज्म पे जाएंगे, और ना ही वो फ्रायड का इड ईगो और सुपर ईगो जैसी कोई बात यहां करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसा व्यक्ति बड़ा ही प्रैक्टिकल, सामाजिक रूप से नेटवर्क स्थापित करने वाला, समाज को एक अच्छा संदेश और एक सकारात्मक रोल मॉडल बनने वाला, एक अच्छा कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल रखने वाला, और सबसे अच्छी बात, एज ए लीडर अगर वो व्यक्ति आभार व्यक्त करता है अपनी टीम का, तो टीम मैन होगा, और कोई भी बड़ा काम बिना टीम के अकेले कोई नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति कृतज्ञ है तो निश्चित रूप से ऐसी कृतज्ञता से एक अच्छा समाज और संसार खड़ा होता है। तुलसीदास जी को देखिए, वो भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करते हैं। भाई भक्त हैं तो भगवान के प्रति करेंगे। अब पूरा भक्ति आंदोलन इसी कृतज्ञता पे खड़ा हुआ है, और भगवान के प्रति जो कृतज्ञता है कि भाई आपने जो दिया, जीवन दिया, सांसें दी, हम उसके लिए कृतज्ञ हैं, और हम उसके लिए मतलब आपकी पूजा अर्चना जो भी है वो करते हैं। तो इसी के सिद्धांत पे धार्मिक या धर्मों के प्रति भगवान और भक्तों का रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाता है। लेकिन हम यहाँ धार्मिक कृतज्ञता पढ़ने नहीं बैठे। हाँ, आप उल्लेख करेंगे। हमारा उद्देश्य है यहाँ पे कि कृतज्ञता सार्वजनिक जीवन में क्या लेके आता है। पब्लिक ऑफिस में कृतज्ञता क्या लेके आएगा? जैसे कि संसद में अगर प्रधानमंत्री या विपक्ष का नेता बोले, भाई हम आप सबके कृतज्ञ हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष बोले, हम भाई सारे लोकसभा सदस्यों के कृतज्ञ हैं। अगर डीएम बोले कि मैं सारे अपने प्रशासन के लोगों और जिले के लोगों का कृतज्ञ हूं। एक ऑपरेशन टेबल पे जो मेन सर्जन है अपनी नर्स को बोले कि भाई मैं कृतज्ञ हूं। तो द पॉइंट हियर इज ग्रैटिट्यूड इन पब्लिक लाइफ का क्या होगा, उसका रेलिवेंस क्या है। अब इसके ऊपर हम यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, यहां से सारी बातें लिखने के बाद। और आभार व्यक्त करना सार्वजनिक जीवन में क्या क्या लेके आता है, देखिए। जब मैं एक डीएम एसडीएम हूं और मैंने आभार व्यक्त किया अपने सीनियर अपने जूनियर का किसी नीति को लागू करने की सफलता में, तो मैंने क्या क्या अचीव किया। पहला, विनम्र अधिकारी बनेंगे। दूसरा, अगर आप आभार व्यक्त करते हैं तो आप अगर कोई शिकायत या नीति बनानी है या शिकायत का न्याय करना है तो आपका रिस्पॉन्सिवनेस होगा, त्वरित न्याय या तुरंत रिएक्शन देने में आप आगे रहेंगे। अगर आप आभार व्यक्त करते हैं तो आपके मन में सेवा भावना, जन केंद्रित सर्विसेज, पीपल सेंट्रिक सर्विसेज देने वाले आप अधिकारी हो गए। ये गुड गवर्नेंस में चला गया। जनता के प्रति समर्पण की भावना है कि आपने ग्रैटिट्यूड है, और भूलना नहीं है कि आपका जो एहसास है कि जनता और लोगों का धन्यवाद करना चाहिए कि आप आईएएस बने, नीतियां सफल हुई, क्योंकि जिस ऑफिस को आप होल्ड कर रहे हैं वो ऑफिस जनता के द्वारा बनाए गए कानून और जनता द्वारा दिए गए पैसे से चलता है। तो ग्रेटिट्यूड है। आप इसके उल्टा भी सोच सकते हैं, मैंने पढ़ा लिखा, मैं खुद से आईएएस बना, किसी और का क्या है। नॉट दैट इज फेयर। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, बट वो सच नहीं है। और कम से कम इतना तो तय है कि उनका मन अति सुंदर नहीं होता, और मन अति सुंदर नहीं रखने वाला व्यक्ति
अपने आसपास अपना परिवार और समाज भी सुंदर नहीं बना सकता। ओनली अ ब्यूटीफुल माइंड कैन क्रिएट अ ब्यूटीफुल लाइफ, ब्यूटीफुल सोसाइटी, हैप्पीनेस एवरीवेयर, लव एवरीवेयर। कृतज्ञता से लोग कनेक्ट होते हैं, वैसे ही जैसे प्यार से दो लोग या ज्यादा लोग कनेक्ट होते हैं। कृतज्ञता नहीं होनी चाहिए, कृतज्ञता का उल्टा कृतघ्न होना। यू मस्ट एक्सेप्ट दैट यू आर कृतज्ञ, राइट। तो कृतज्ञता, प्रशासनिक कृतज्ञता से ट्रस्टीशिप थियरी का भी जन्म होता है। महात्मा गांधी कहते थे कि सारे धनी लोग ये मान के चलें कि जो पैसा उनके पास है वो समाज की देन है, और समाज के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करते हुए वो अपनी अपनी प्राइवेट संपत्तियों को एक ट्रस्ट संपत्ति की तरह चलाएंगे, ट्रस्टीशिप की नीति के तहत चलाएंगे, और जो भी उसका लाभ होगा उसको पूरे समाज में वितरित करेंगे। अब ये जो पूरी बात है वो किस रहे, जो वन पर्सन हु इज रिच, वन पर्सन हु इज नॉट रिच, गरीब है अमीर है, गरीब अमीर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। मार्क्स कहता है क्लास रिलेशन है, गांधी कहते हैं कृतज्ञता का रिलेशन, ट्रस्ट का रिलेशन है। कि संपत्ति अमीर आदमी के पास जो है वो उसी की है, लेकिन ही विल बी ग्रेटफुल टू द पीपल, टू द सोसाइटी। और ट्रस्टीशिप सिद्धांत के अनुसार संपत्ति का प्रयोग इस अनुसार होगा कि सबका फायदा हो, सिर्फ निजी फायदा ना हो, सिर्फ निजी फायदा ना हो। तो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ फार दिस कृतज्ञता कैन गो, कृतज्ञता कैन गो, ठीक है। और पर्सनल रिलेशन में भी, जैसे माता पिता हो गए, पति पत्नी हो गए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गए, भाई बहन हो गए, मित्र दोस्त हो गए, वो लोग भी आपस में एक दूसरे को उसके कार्यों के लिए क्रेडिट दें, थैंक यू बोलें, और अपने जीवन में खुशी के लिए दूसरे के योगदान को स्वीकार करें, तो निश्चित रूप से उनका पारिवारिक जीवन भी बहुत खुश होगा, उसमें भी बेहतरी होगी। सो द पॉइंट व्हाट हैज बीन गिवन हियर is not only a moral statement, but this point is very clear, has a wide ramification for person, family, society, and the country, means administration, if you are the administrator as well. तो एक कृतज्ञ मन अति सुंदर मन होता है, इसमें कोई बहुत, मुझे नहीं लगता है कि विरोधाभासी कुछ इसके उल्टा बोला जा सकता है। वी कैन राइट एंडलेसली, एंडलेसली, ठीक है, एंडलेसली। दुर्योधन किसी के प्रति कृतज्ञ नहीं था, वो अंत में कर्ण को छोड़ के वो किसी को थैंक यू बोला नहीं उसने लाइफ में, है ना। लेकिन पांडव को देखिए, तो वो हर बात पे भगवान कृष्ण के कृतज्ञ तो थे ही, आपस में भी एक दूसरे भाई ये कृतज्ञता दिखाते थे। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य की कृतज्ञता दिखाए गुरु थे और पितामह थे। सो ऑल द गुड हीरोज एंड ऑल द विलेंस के बीच में जो अंतर है, वो ब्यूटीफुल माइंड वाला जो अंतर है, वो उनके ज्ञान का नहीं है, शक्ति का नहीं है, बल्कि कैरेक्टर का है, वैल्यू सिस्टम का, बिलीव करने का है, ईगो छोड़ने का है, कृतज्ञता जाहिर करने का है। सो इन दिस सेंस यू विल राइट दिस एसे। बहुत खोलना नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि इस एसे को, इस बार के आने वाले एसे को
8 पेज लिखना है, आप बढ़िया 4 से 5 पेज लिखिए। उम्मीद है कि आपने इतना ही लिखा होगा, क्योंकि जितना खोलेंगे उतना फंसेंगे। तो बहुत लंबा नहीं खींचना है, कॉम्पैक्ट 5 पेजेस, 5.5 पेजेस बहुत होता है, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स बिल्कुल अलग तरीके से इस बार ये दिए गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग देखते हैं। हमारा अगला है ठीक है, कांटा कली का बदला हुआ रूप है। एग्जैक्टली समझने के लिए इंग्लिश पढ़ते हैं। अ थॉर्न इज अ चेंज्ड बड। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं, थॉर्न क्या है? चेंज्ड बड। ठीक है, कांटा बदली हुई कली। ठीक है, ठीक है, अब मैं लिखता हूं यहां पे अज्ञान, अज्ञान बदला हुआ ज्ञान है। कुरूपता बदला हुआ रूपता है। सुंदरता है, रूपता को सुंदरता लिख देते। पॉइंट हियर इज चेंज्ड बड का मतलब यहां पे ये है कि बड को, कली को जो बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया। अब कली को क्या बनना था? कली बन सकती थी फूल, कली बन गई कांटा। कली फूल बनती तो ये नहीं कहते कि कली चेंज्ड, फ्लावर इज चेंज्ड बड। या कभी ये कहते हैं फ्लावर चेंज्ड बड है? नहीं कहते, क्योंकि फ्लावर और बड में चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि इस बड को तो फ्लावर ही बनना था। ये क्या कहते हैं? ब्लॉसमिंग कहते हैं, खिलना कहते हैं। तो क्या कहेंगे? फूल एक खिली हुई कली है, बदली हुई कली तो बोलते नहीं है ना। अब देखिए थॉर्न है, कांटा, गुलाब के कांटे इमेजिन कर लीजिए। तो यहां पे कहने का अर्थ क्या हो रहा है, ये इससे हमसे क्या मांगने की कोशिश कर रहा है? ठीक है, कांटा कली का बदला रूप है, यानी कि हर जो बुरी चीज है, हर वो जो बैड थिंग है, वो किसी न किसी ऐसी चीज से निकली है जो किसी अन्य कारण से वो वहां पहुंच गया है। वहां पहुंचना उसका कोई ओरिजिनल डिजाइन नहीं था। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसका अपराधी बनना कोई डिजाइन नहीं होता है, उसका डिजाइन होता है अच्छाई सीखना। तो बालक बदल के अपराधी बन जाता है। तभी तो बोलते हैं कि अरे तुम बदल गए हो। क्यों बोलते हैं तुम बदल गए हो? क्योंकि जब कोई व्यक्ति बदलेगा और ऐसा कुछ करेगा जो उसे नहीं करना चाहिए, तभी तो बोलते हैं तुम बदल गए। तुम बदल गए हो। ठीक है, तो अपराधी जन्म से अपराधी नहीं होता, कांटा जन्म से कांटा नहीं होता। वो भी कली की तरह ही शुरुआत करता है, फूल बनने की संभावना रखता है, खुशबू बिखेरने की पोटेंशियल रखता है, क्षमता रखता है, दिखने में सुंदर और स्वरूप दिखने के लिए, श्रृंगार करने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो कांटा बन जाता है। लोगों की आंखों में भी चुभता है, हाथों में भी चुभता है, किसी को पसंद नहीं आता।
किसी को पसंद नहीं आता। ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन इज कि अब यहां इतना समझने के बाद इसको किस तरह लिखे। अब इसको यहां से सिर्फ दो आयामों पे ले जाना है। पहला, संभावनाएं और संभावनाओं का विकास। अरस्तु ने फॉर्म और मैटर का सिद्धांत दिया, एक्चुअलिटी और पोटेंशियलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। अरस्तु कहता है, यहां पे कहेगा और यही कहा भी है, हर बीज में वृक्ष बनने का पोटेंशियल है, लेकिन बीज को वृक्ष बनाने के लिए उचित पानी, खाद, धूप और केयर करना पड़ेगा। अगर किसी को क्षमतावान बनाना है तो उसकी क्षमता को परखने के लिए, निखारने के लिए उचित सामाजिक आर्थिक दशाएं देनी पड़ेंगी, तभी वो कली फूल बनेगा, नहीं तो वो कांटा बन जाएगा। नहीं तो वो कांटा बन जाएगा। ठीक है, सो द पॉइंट हियर इज वेरी सिंपल, दैट हर व्यक्ति में अच्छा कार्य करने का पोटेंशियल है, लेकिन कुछ एक एरर के चलते, गलती में नहीं कहूंगा, कुछ एक त्रुटि के चलते, देखभाल में, जेनेटिक कोडिंग में, वो कांटे में बदल गया, ऐसी चीज बन गया जो उसे नहीं बनना चाहिए था। ठीक है, जैसे हम बोले, हर बालक देश का भविष्य होता है। क्यों? क्योंकि हर बालक आगे चल के अच्छा काम कर सकता है, ये पोटेंशियल है, वो कली है। लेकिन कुछ बालक उसमें से अपराधी बन जाते हैं, वो कांटा हो गया। सभी तो नहीं बनते, कुछ तो बनते हैं। पोटेंशियल था कि वो अच्छा बने, लेकिन नहीं बन पाए, क्योंकि बीच में कहीं रास्ता भटक गया। कोई कोई जो सुटेबल चीज थी वो नहीं मिली। तो कांटा कली का बदला हुआ रूप है, एबनॉर्मेलिटी है, एक्सट्रीम फॉर्म है। और आप एक नकारात्मक रूप से कह सकते हैं कि कांटा ये दर्शाता है कि कली को कौन सी गलती नहीं करना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि जब तक कालिमा नहीं रहेगी, निगेटिव चीजें दिखेंगी नहीं एक बार, तब तक व्यक्ति को क्यों अच्छा बनना है इसका मोटिवेशन पूरा नहीं मिलेगा। सेल्फ मोटिवेटेड तो कम ही लोग होंगे। वैसे भी बहुत बड़ी बात है सेल्फ मोटिवेटेड हो पाना। इसलिए a thorn is a changed bud. The bud had the potential to become a rose, but it became a thorn. And now it has to accept its destiny that it cannot be the rose anymore. It shows that a potential must get suitable atmosphere and conditions, enabling conditions to realize its potential, become actuality. तो अरस्तु के फॉर्म मैटर के लेके, ठीक है, इस चीज का बेस्ट एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है। ठीक है, अब प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोण से आप इसके कई उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कई लोग ऐसा कहते हैं, अगर मैं सुबह जग जाऊं तो मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा। अब देखिए इस बात में क्या दिक्कत है, कांटा और कली वाला है।
मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा मतलब मेरे में क्रिकेट खेलने का पोटेंशियल है, लेकिन वो पोटेंशियल कब रियलाइज होगा? अगर मैं जग जाऊं। इफ आई विल बी अवेक, आई विल गो टू प्ले क्रिकेट। तो आई विल गो टू प्ले क्रिकेट मेरी पोटेंशियल को दिखाता है। कंडीशन क्या है? इनेबलिंग कंडीशन क्या है? अगर मैं जग जाऊं, ठीक है, और अगर मैं नहीं जगूं तो मैं नहीं जाऊंगा। अब इस वाक्य में क्या लिखा है? अगर मैं जगूं तो मैं जाऊंगा खेलने। जो इफ वर्ड है ना, वही कह रहा है कि अगर मैं जगूंगा तो जाऊंगा। इसका मतलब यह होता है ना मैं जगूंगा और ना मैं जाऊंगा। तो हमें यह भी सिखाता है ये कि हमें अपने जीवन में अगर डिजायर्ड अच्छा रिजल्ट लेके आना है तो हमें उन सारी बाधाओं को काटना होगा जिन बाधाओं से कोई कली गुलाब न बल्कि कांटा बन जाता है। उसमें आलस, टाल मटोल करना, परिश्रम से भागना, कंफर्ट लाइफ हमेशा जीने की कोशिश करना, कठिन परिस्थितियों से दूर रहना, नेतृत्व करने की क्षमता का अभाव रखना, आत्मविश्वास हमेशा कम करके रखना या डर के रहना। इन सभी बातों में आप बीज से पेड़ नहीं बन पाते, ठीक है। और बीज पेड़ नहीं बन पाया, पोटेंशियल रियलाइज नहीं हो पाया, बंजर बीज हो गया तो कांटे से भी खराब है। कांटा को तो चलो जो बनना था बन तो गया, कुछ और नहीं तो कम से कम जो फूल तोड़ने वाले आते हैं उनके हाथ में तो चुभता है। और जो बीज जन्मा ही नहीं, पौधा बना ही नहीं, फूटा ही नहीं, उसका क्या करेंगे? किस काम का? So if I'll go, I will do. It means you will never go and you will never do. So it shows कि कली के पास मौका था फूल बनने का, हमारे पास मौका है आईएएस बनने का। लेकिन हम किसी कारण से, किसी गलती से, किसी भटकाव से, परिश्रम में कमी से या दूसरों को दोष देते रहने के कारण नहीं बने, तो कली से फूल नहीं बने जी। दिस इज अगेन सेम एरिस्टोटेलियन एक्चुअलिटी पोटेंशियलिटी डिबेट, ठीक है। तो सही चीजें करने का अवसर होता है, सही समय पे सही निर्णय लेंगे तो वो हो जाएगा, नहीं तो पछताना पड़ेगा कांटा की तरह। दिस इज वेयर द होल थिंग इज। और इसी चीज को यहाँ पे समझने की कोशिश करना है, ठीक है, समझने की कोशिश करना है। चलिए आगे चलते हैं, चौथा एस्से लेते हैं। ये चौथा वाला एस्से पढ़ लीजिए। जब दो हाथी लड़ते हैं तब घास रौंदी जाती है। इस साल का सबसे आसान एस्से यही है, 8 में से सबसे आसान यही है। मुझे लगता है सेक्शन ए में 60% स्टूडेंट्स ने इसी को चूज किया होगा। और इसको पढ़ते ही जिनको थोड़ा भी आईआर की जानकारी होगी उनको सीधा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के इवेंट पे, खास तौर से कोल्ड वॉर का इवेंट या न्यू कोल्ड वॉर जो अभी चल रहा है दुनिया में, उसके इवेंट पे अगर आप जमा के इस चीज को लिख देते हैं तो ये बात सिद्ध हो जाती है। इंग्लिश में पढ़ता हूं, व्हेन टू एलिफेंट्स फाइट इट इज द ग्रास दैट गेट्स ट्रैम्पल्ड, ठीक है, ट्रैम्पल्ड। तो अगर मैं इस हिस्से को इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन इस सेंस में डेवलप करूं आपके साथ बैठ के, जो कि ठीक नहीं है क्योंकि हर बच्चे का इंट्रोडक्शन अलग अलग होगा,
तो आप जब दो हाथी लड़ते हैं तो घास ही रौंदी जाती है। इसका इंट्रोडक्शन अप्रत्यक्ष तरीके से क्या दे सकते हैं? व्हाट विल यू गिव? व्हाट यू विल गिव? ठीक है। तो आप क्या उदाहरण देंगे कि अगर हम 1950 के बाद भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को देखें, तो हम लगातार ये पाते हैं कि भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में जो सबसे बड़ा फैक्टर है, वो दो सुपर पावर अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में आपसी प्रतिस्पर्धा और लड़ाई। आपसी प्रतिस्पर्धा और लड़ाई। लड़ाई। ठीक है। इसी तरह जब दो बड़े बिजनेस टाइकून आपस में टकराते हैं मार्केट को कैप्चर को लेके, तो जो तीसरी छोटी कंपनी उस एरिया में होती है उसको बहुत दिक्कत होती है, वो सरवाइव नहीं कर पाता। बहुत टफ है। बहुत टफ है। इसका जो सही मतलब है वो ये है कि शक्ति ही यह निर्धारित करेगा कि शक्तिहीनों के साथ क्या होगा। पावरफुल डिसाइड व्हाट एंड हाउ द पावरलेस पीपल विल लिव। पावरलेस पीपल विल लिव। थ्रासिमैकस कहा करता था, एंशिएंट ग्रीक का पावर थिंकर था। वो कहता था द पावरफुल हैव द डेस्टिनी टू रूल and powerful have the destiny to obey whatever is done to them, to accept whatever is done to them। यानी कि न्याय यही है कि शक्तिशाली लोग जो चाहे करें और शक्तिहीनों के लिए न्याय यही है कि उनके साथ जो किया जाता है उसे वो मौन रख के स्वीकार करें। यहां पे बात नैतिकता और अच्छाई की नहीं हो रही है, शक्ति ही नैतिकता है। तो ये पूरा जो दर्शन है, जब दो हाथी टकराते हैं तो घास रौंदी जाती है, ये पूरा दर्शन शक्ति के सिद्धांत का वर्णन है। पावर थियरी। पावर थियरी होता हर जगह है। पावर थियरी वैसे कहावत आपने सुना होगा कि दो लोगों की लड़ाई में तीसरे को नहीं कूदना चाहिए। जब दो बड़े लोग बात कर रहे हैं तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। ये सारा का सारा इसी चीज को दर्शाता है। when two powerful people are engaged with each other conflictingly, no less powerful person should intervene in their fight। in their fight। शक्ति का सिद्धांत है। अब विश्व राजनीति में इसके उदाहरणों की कमी नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध ले लो, द्वितीय विश्व युद्ध ले लो, ठीक है, बड़े लोग लड़े और छोटे लोग पिसे। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, घास रौंदी जाएगी। परफेक्ट एग्जाम्पल इसका आया कोल्ड वॉर में। दो हाथी हो गए, दो सुपर पावर, घास हो गए बाकी देश नॉन अलाइनमेंट वाले। घास की नैतिकता है कि उसे भी जिंदा रहने का हक है। हाथी की नैतिकता है कि जिंदा रहना है तो तुम्हें बोलना पड़ेगा कि ये वाली घास इस हाथी का है, नाम नहीं चलेगा।
जैसे अमेरिका ने नेटो बनाया, यूएस ने वार्सा पैक्ट बनाया, आइदर यू आर विद नेटो और यू आर विद वार्सा पैक्ट. There was no NAM, and when they started to fight in the Cold War, India had to suffer. Other countries had to suffer. United States of America sponsored Pakistan. Without the help of Americans during Cold War, it was never possible for Pakistan to even dream of attacking India. But Pakistan actually attacked India. So when two elephants were fighting, India, Pakistan, Africa, from Congo to Cuba, from India to Indonesia, they were suffering. They were suffering. And so, जब दो हाथी लड़ते हैं तो घास रौंदी जाती है. अब क्या ये अच्छी बात है? डेफिनेटली नॉट. व्हाट इट रिप्रेजेंट्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किस तत्व को दिखाता है? ये दिखाता है अनार्की के सिद्धांत को, अराजकता के सिद्धांत को. एक सेकंड. तो ये दिखाता है उस चीज को कि आईआर में अनार्की है. जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत चलेगा. जहां भी अनार्की होता है यही होगा. तो क्या सही गलत पे छोड़ देते हैं? क्या वास्तव में विश्व राजनीति चलाना या राजनीति चलाना शक्ति के सिद्धांत के अलावा जिसकी लाठी उसकी भैंस या दो हाथी घास रौंदेगा के सिद्धांत के अलावा किसी और सिद्धांत पे आईआर चलाना संभव है क्या? इज इट रियली पॉसिबल टू डू दैट? या फिर हमेशा यही होगा, जो बलवान नहीं है उसे बलवान निर्णय के अंदर रहने को बाध्य होना पड़ेगा. इसका सॉल्यूशन दो तीन तरीके से दिया जाता है. पहला तो यह है महात्मा गांधी वाला कि शक्ति का केंद्रीकरण अगर करोगे तो हिंसा क्रिएट करेगा. तो शक्ति के दुरुपयोग को रोकना है तो आपको विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा. ठीक है. और इसीलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी कुछ निश्चित सिद्धांतों पर लगाना चाहिए. पूंजीवाद, सेना, प्रतिस्पर्धा, भू राजनीति, इन सब सिद्धांतों पे न होके आपसी सहयोग, सद्भाव, अहिंसा, संसाधनों का कम दोहन और वैश्विक न्याय जैसे बराबरी के सिद्धांतों पे होना चाहिए. तो पहला तो ये ऑप्शन गांधी ने दिया, कहीं हुआ नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. वर्तमान परिस्थितियों में आगे का पता नहीं. ठीक है. दूसरा है ये नायम देश वाले, कि नायम वाले देश हैं, ये लोग आपस में इकट्ठा हो जाएं तो घास की तरह, खरगोश की तरह दो हाथियों की लड़ाई में रौंदे नहीं जाएंगे और एक दूसरे का सहयोग करें. रौंदे भी जाते हैं तो महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत के अनुसार कोई एक गाल पे मारे दूसरा गाल आगे कर देना है. सत्य और अहिंसा पे चलना है. एक्चुअली नाम ये कभी कर नहीं पाया. नाम वॉज नेवर ट्रूली ए नाम. और आप जानते ही हैं 1961 में बना और 1970-71 आते आते नाम अमेरिका विरोधी और सोवियत यूनियन समर्थक 100% हो गया था. तो ये कोई नाम तो था नहीं. गुट निरपेक्ष जैसा नहीं था, वो सोवियत के गुट में 80% वैसे भी शामिल हो चुका था. ठीक है. तो आईआर का वर्तमान पावर थियरी, रियलिज्म और एनार्किकल सिद्धांत के हिसाब से जब दो हाथी लड़ते हैं तो घासें रौंदी जाती हैं या घास रौंदा जाता है,
ये पावर के महिमा मंडन को दिखाता है, महिमा मंडन को दिखाता है। ठीक है, यहां पे इंटरेस्टिंग है कि उसमें से कोई हाथी सही होने का दावा नहीं कर रहा, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप बोलेंगे कि सर दो राजाओं के युद्ध में भी दो हाथी लड़ रहे हैं, हो सकता है, बट देवता और राक्षसों की लड़ाई में दो हाथी की लड़ाई नहीं है, हैं दोनों हाथी ताकतवर में, बट एक हाथी सही है और एक हाथी गलत है। जो सही है वो हमेशा सही है, जो गलत है वो हमेशा गलत है। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड। तो प्रश्न यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि इसको कैसे सिस्टम को समझना है, और इसको आईआर का एक अच्छा उत्तर और टॉपिक मान के, अब आईआर से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते इस विषय पे, आप आईआर से गांधी जी के मोरालिटी में जाइए। ठीक है, आप राम रावण युद्ध, कौरव पांडे युद्ध को दो हाथी का युद्ध नहीं बना सकते, क्योंकि वहां पे एक सही था और एक गलत था। इसलिए टिपिकली आईआर में ही रहना पड़ेगा, आईआर में ही रहना पड़ेगा। ठीक है, तो आम आदमी को दिक्कत होती ही है अगर दो पावरफुल पार्टियां टकराती है, कैजुअलिटी होता है। ठीक है, बट देन इट इज टिपिकली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इश्यू, कोल्ड वॉर पीरियड, हाउ दे कंट्रोल द वर्ल्ड, कैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को दिक्कत हुई, कैसे उन्होंने नेताओं को मरवाया, कैसे उन्होंने दूसरे देशों में हस्तक्षेप किया, कैसे उन्होंने धन पैसा देते समय यह ध्यान रखा कि उसी को मिले जो उसकी चमचागिरी या दोस्ती का हाथ लेने के लिए तैयार हो। जिसने जिसने नहीं किया, उन दोनों ने उसके विरुद्ध संघर्ष की साजिशें की, रौंदने की बात की। अमेरिका से बढ़िया ये बात कौन जानता है, और इंडिया से बड़ा उसका कौन भुक्तभोगी, कौन भुक्तभोगी। नाउ हियर वी हैव सेक्शन बी, सेक्शन बी। नाउ सेक्शन बी सबसे जो थोड़ा मिस्टीरियस हिस्से है, जिसमें गलती की संभावना थोड़ी सी ज्यादा है अगर किसी ने टच किया होगा, तो वो है ये पांचवा हिस्से, सेक्शन बी का पहला हिस्सा। प्रकृति ही जीवात्मा का प्रतीक है, नेचर इज सिंबल ऑफ स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब होता है तो सोल की कॉन्शसनेस, स्पिरिचुअल होना। अब इसको समझे कैसे, अब तो आप भी जान गए होंगे, मैं भी जानता हूं कि ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट पर्यावरण से संबंधित है, एनवायरनमेंट से संबंधित। तो अगर मैं ये कहूं कि नेचर मने जंगल, नदी, पहाड़, पत्थर, पर्वत वाला नेचर है, प्रकृति की बात हो रही है, और आत्मा मने सोल, जीवात्मा मने सोल की बात हो रही है। सोल है भगवान का, गॉड का प्रतीक। ठीक है, तो हमारे पास दो शब्द हैं, एक है प्रकृति, एक है जीवात्मा। जीवात्मा को जीव भी कहते हैं, दैट इज व्हाट जीवा एंड शिवा इन वेदांत दर्शन में। ठीक है, तो जीव का मतलब सोल हो गया, सोल ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ओम है, ब्रह्म ही डिवाइन है, गॉड है, तो प्रकृति ही गॉड है। तो कहने का अर्थ क्या है, फिर से आप ऐसे के टॉपिक पे चलिए, प्रकृति ही गॉड का प्रतीक है। अब अगर आप प्रकृति को सोल गॉड से कनेक्ट नहीं कर पाए,
तो डेविएट होने का चांस बहुत ज्यादा है। लेकिन जहां आपने जंगल, जमीन, पहाड़, पर्वत, पत्थर, जो प्राकृतिक चीजें होती हैं, प्रकृति है, पूरी धरती है, उसको सिंबल ऑफ गॉड बना दिया, तो फिर उसके बाद ये ऐसे लिखना काफी आसान है। ठीक है, कैसे आसान है? जब प्रकृति की रक्षा भगवान की रक्षा है, भगवान की पूजा प्रकृति की पूजा है, प्रकृति ही भगवान का मिरर इमेज, रिफ्लेक्शन है। प्राकृतिक जो सुंदरता है वो ईश्वर की सुंदरता है। सुबह की रोशनी हो, नदियों का कलकल आवाज हो, पक्षियों का चहचहाना हो, ठीक है, या फिर पहाड़ों की बर्फों पे सुबह की पड़ती धूप हो, या लाल क्रिम्सन फूल हो, हवाओं का चलना हो, चांदनी रात हो। कवियों की कल्पना देखिए किस दूर तक चली जाती है। तो द पॉइंट हियर इज वेरी सिंपल। द ब्यूटी ऑफ नेचर रिप्रेजेंट्स द इनफाइनाइट सम ब्यूटी ऑफ द गॉड, ब्यूटी ऑफ द गॉड। तो रॉय वाल्डो एमर्सन ने प्रकृति को बचाने के लिए और प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करने के लिए ये कहा था कि नेचर इज सिंबल ऑफ सोल, गॉड, बेसिकली स्पिरिट। आपके अंदर जितनी अच्छाई है जो कि इनफाइनाइट है, वो सब प्रकृति में दिखती है, प्रकृति में दिखता है। सो वी हैव टू लव, रिस्पेक्ट एंड केयर दी नेचर। हमें प्रकृति को प्यार करना होगा, संरक्षित करना होगा, सम्मान करना होगा। प्रकृति दया की पात्र नहीं है, जू में रखने का पात्र नहीं है कि जानवरों को जंगल से उठाया, चिड़ियाघर में रख दिया और टिकट लगा दिया, देखो ना। फिर तो प्रकृति ब्रह्म का रूप है, ब्रह्म ही जीव है, जीव ही जीवात्मा है। तो फिर आपने भगवान का, प्रकृति का अपमान कर दिया। अब इसका अर्थ ये है कि ये जो इससे का टॉपिक है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वर्तमान प्रकृति की अवधारणा से थोड़ा आगे, थोड़ा आगे। तो हमें उसको समझना होगा। नेचर के मूल स्वरूप को देखना होगा, नेचर के साथ रहना सीखना होगा। नेचर असीमित है, लेकिन उसे सीमित करने का विज्ञान से बहुत प्रयास करने की जरूरत नहीं फील करना चाहिए। असीमित नेचर को विज्ञान कैसे सीमित करता है? बांध बना दिया, नदी असीमित थी, पानी रोक दिया, कई सौ गांव पानी में जलमग्न हो गए। विज्ञान ने असीमित प्रकृति को सीमित कर दिया। तो विज्ञान करता है, प्रकृति को तोड़ता है, मोड़ता है, इसी को विजय मानते हैं। लेकिन इसे विजय नहीं मानना है। ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, लेकिन आत्ममुग्ध नहीं होना है, ग्लोटिंग नहीं होना है। प्रकृति ही भगवान है, भगवान का स्वरूप है, वही स्वरूप हमारे जीव में है। हम भी प्रकृति के अभिन्न अंग हैं, हम ही प्रकृति हैं, प्रकृति ही हम हैं। अहम ब्रह्मास्मि है, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही प्रकृति हूं, मैं ही सब कुछ हूं। सो द थिंग इज, दिस इज समथिंग मच मोर डीपर देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये प्रकृति ही जीवात्मा का प्रतीक है, ये उससे और डीपर है। गांधी जी से सीखना पड़ेगा। कैसे सीखेंगे? देखिए, प्रकृति के बात को समझना तो अलग ज्ञान चाहिए, लेकिन प्रकृति को नुकसान न पहुंचाए, इको लिविंग करें,
कार्बन फुटप्रिंट कम रखें, उसका बड़ा सिंपल तरीका गांधी जी का है, जो भारतीय दर्शन से निकला है, तेन तक तेन भुंजी था, है ना। त्याग के साथ उपभोग करिए ताकि पूरी जिंदगी उपभोग करें और बाकी लोग भी उपभोग करें। तेन तक तेन भुंजिता, this is what is the Upanishadic wisdom that we have. So the question here is again very clear. करना ही पड़ेगा। ये तो नैतिक बात कर रहे हैं कि अरे भगवान जी हैं, आत्मा का स्वरूप है तो करो, लेकिन अब प्रकृति डरा रही है, नहीं करोगे तो बाढ़, आग, भूकंप, यूरोप में जंगल में आग लगी, इंडोनेशिया, इंडिया, चीन, जापान बाढ़ से डूब गए। So the things have changed completely, and so we have to understand why what Roy Waldo Emerson is saying, that nature is symbol of spirit. वो क्या कहना चाहते हैं, इस बात को समझना बड़ा जरूरी है, इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो इसी दर्शन से इसको लिखना पड़ेगा। अब इसका दूसरा स्वरूप देखिए, मैं और थोड़ा गूढ़ दर्शन में जाता हूं। अगर इस पे भी आप एक पेज लिखें तो इसका बुरा असर नहीं पड़ेगा। यहां प्रकृति का मतलब होता है प्योर एनर्जी से। अगर आपने सांख्य दर्शन पढ़ा है और हम अब इस सिस्टम को इंडियनाइज कर दें, तो प्रकृति और पुरुष का जो सिद्धांत है वहां से प्रकृति को ले लें। तो प्रकृति है एनर्जी, ठीक है, प्योर एनर्जी, जिसे हम लोग काली, पार्वती माताओं के नाम से जानते हैं। काली प्योर एनर्जी, दैट इज एनर्जी। तो द एनर्जी is the reflection of the symbol of the soul. Symbol of the soul. What does it mean here actually is कि जो सोल है, जो लाइट है, जो ब्रह्म है, और जो एनर्जी है इस दुनिया को बनाने और चलाने वाली, और जो सोल है जो डायरेक्शन देती है जाना किधर है, दोनों अलग नहीं है। द रियलिटी ऑफ नेचर विच इज मटेरियल, एनर्जी विच इज मटेरियल, भौतिक, एंड सोल विच इज स्पिरिचुअल, विच इज कॉन्शसनेस, इन दोनों के परफेक्ट कॉम्बिनेशन से ही इस सृष्टि का संचार होता है। और जब ये कॉम्बिनेशन इनका गड़बड़ाएगा, देन इट विल बी प्रलय, डूम्सडे, according to certain religions. So the point here is, though it is a green ethics, deep green ethics की फिलॉसफी है इस बात में कि हमें प्रकृति को अपने से बड़ा महत्व देना चाहिए, क्योंकि वो प्रतीक है हर उस चीज का जो ईश्वर या सुंदरता रिप्रेजेंट करता है। That is much better than the sustainable development concept, much better than the sustainable. But here we also can explain it with the concept of nature as energy, Kali, and Purush as Shiva, the guiding force, and the Shiva and Kali, they can both combine to create Srishti. They can both decombine or miscombine to create Pralay. So we have to understand it that we need to take care of the material, the energy, the entropy, the randomness जो हम फैला रहे हैं इस दुनिया में जरूरत से ज्यादा, डिसऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं। ये डिसऑर्डर क्रिएट होगा तो फिर ये शिव जी की तीसरी आंख खुलेगी। You know, this is the spiritual, or you can say mythological way to explain the whole thing.
सो इस कंटेक्स्ट में आप इसको यहां से दिखा सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर से ये सारे ऐसे हैं जैसे खास तौर से प्रकृति ही जीवात्मा का प्रतीक है, या ऊपर जो हमने बात किया था फूल और थॉर्न वाला, कली और वो क्या है ना कि बहुत बड़ा लिखोगे तो फैल जाएगा, और फैलेगा ना तो फिर वो उसका रेलिवेंस नहीं आएगा, रेलिवेंस नहीं आएगा। अब जबरदस्ती हर जगह राजनीतिक, सोशल, आर्थिक, सांस्कृतिक नहीं कर सकते। उससे क्या होता है ना, जो बाइंडिंग फोर्स है इससे क्या खत्म हो जाता है, ग्लू खत्म हो जाता है। और जो ग्लू खत्म हो जाएगा, जो अलग अलग पार्ट के आपके हिस्से को जोड़ता है, तो आपका हिस्से बिखर जाएगा। और बिखरा हुआ खिलौना जिसका हर सामान टूट टूट के जमीन पे पड़ा हुआ, जुड़ा नहीं है, तो उसे खिलौना थोड़ी कहेंगे, उसे ऐसे थोड़ी कहेंगे। वो जुड़ा हुआ हर कंपोनेंट होना चाहिए, भले ही खिलौना छोटा हो, सुंदर हो। तो जो आप इस चक्कर में ना पड़े हों, मुझे उम्मीद है आगे से मत पड़िएगा, अगर आप ऐसे श्रोता हैं जो अगले वर्ष देगा या फिर से देगा। सो नेवर पुश योरसेल्फ टू कंप्लीट। 8 पेजेस लिखना है, 4-5 पेज काम की बात के बाद बहुत काम का कुछ दिख नहीं रहा है, देन यू कैन वाइंड अप योर एसे विद इन 4-5 पेजेस। You should have confidence in your writing, and I believe you will get marks if you have done this. If you have done this. Now, अगला एस्से देखिए, एस्से नंबर 6। एक अच्छे शिक्षित दिमाग में हमेशा उत्तर से अधिक प्रश्न होंगे। अगेन इजियर वन परहैप्स फॉर यू। यहां पे कैच क्या है, मुश्किल क्या है? शिक्षित दिमाग में, ये नहीं लिखा है कि हर एक दिमाग में, हर एक दिमाग शिक्षित दिमाग नहीं होता। मतलब किसी भी ज्ञानी व्यक्ति में, पढ़े लिखे व्यक्ति में प्रश्न होंगे, उत्तर हो या ना हो। उत्तर होने का मतलब है कि मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। जब मैं ये बोलता हूं तो परेशानी है कि इसमें मैं का आभास होता है। मैं ईगो लेके आता है, मैं सुपरलेटिव कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर सकता है, मैं दूसरों को नीचा दिखा सकता है। और मैं जानता हूं, मुझे अंधविश्वासी, रूढ़िवादी, संरक्षणवादी, ठीक है, कट्टरपंथी, अवैज्ञानिक, कुछ भी बना सकता है। और सबसे खतरनाक बात कि मैं जानता हूं वाली में कि प्रगति के विरुद्ध है। क्योंकि जब आइंस्टाइन ने बोला कि E इक्वल टू MC स्क्वायर एंड थियरी ऑफ रिलेटिविटी, इसका कोई फर्दर फिजिक्स नहीं होगा, तो न्यूटन के फिजिक्स को थोड़ा बदल दिया। तो जिनको लगता था न्यूटन का फिजिक्स नहीं बदल सकता, वो बदल गया। अब आइंस्टाइन को भी लगता था कि इसके बियॉन्ड फिजिक्स में क्या ही होगा, लेकिन फिर इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। नील्स बोर का मॉडल जब आया, हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी दिया, तो क्वांटम थियरी डेवलप हुई, और रिलेटिविटी का आइंस्टाइन का मॉडल स्लाइटली फेल हो गया, फेल हो गया। क्वांटम थियरी अभी तक समझा नहीं जा सका है। जितनी भी बातें बोली गई हैं वो लगातार बदलती चली गई हैं। कहने का अर्थ क्या है कि अगर हम प्रश्न न पूछें, सिर्फ मन में उत्तर रख लें कि अब हो गया, अब हो गया, अब हो गया, अब सब पता चल गया, अब जानने को क्या बचा है, तो वहीं से प्रगति
रुक जाती है, दर्शन खत्म हो जाता है, विज्ञान मर जाता है, विज्ञान मर जाता है। तो इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग मसला है, ठीक है, वो ये है कि हमें स्थायित्व को, जड़ता को रोकना होगा। और इसीलिए a well-educated mind has more questions than the answers, because educated person knows, like what Socrates said long back, I know that I know nothing. I know that I know nothing. Plato also said, the first thing which you should know is to know yourself. पहली चीज जो तुम्हें जाननी चाहिए वो स्वयं को जानना है, स्वयं को जानना है, ठीक है। तो प्रश्न होंगे, खुशी नहीं मनाना है कि आइंस्टाइन ने E=mc² खोज दिया तो गजब हो गई यार। सोचना है कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, फोटॉन है, सब पता चल गया, लेकिन मुख्य मुद्दा बचा रहा, इलेक्ट्रॉन एटम में किस प्रकार फंसा रहता है, ये आइंस्टाइन नहीं बताए थे। तो पूछना छोड़ दें, पूछना छोड़ दें। प्लेटो और अरस्तु अगर सवाल नहीं पूछे होते तो क्या एंशिएंट ग्रीक आज गोल्डन एज और ह्यूमैनिटी का एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बन पाता? विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से सवाल नहीं पूछे होते कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, क्या आप मुझे भी दिखा सकते हैं, तो ऐसा तो होता नहीं, बिल्कुल नहीं होता। उसी तरह अगर गैलीलियो ने सवाल नहीं पूछा होता, केपलर कोपरनिकस ने सवाल नहीं पूछा होता, दा विंची ने सवाल नहीं पूछा होता, तो यहां तक मामला बढ़ता नहीं। उस पहले इंसान ने सवाल नहीं पूछा होता जिसने आग जलाया, पहिया बनाया, घर बनाया, कृषि बनाई। So things are very simple. Any person will have inquisitive mind is an asset to the society, and the person with critical mind, inquisitive mind will have more question than he will have answer. आंसर हो ना हो, प्रश्न आना जरूरी, प्रश्न आना जरूरी है। और इसलिए कहावत भी है, हम लोग भी क्लास में बोलते हैं, बुरा प्रश्न वही है जो पूछा ना जाए। भले पूछने के बाद आपको टीचर डांट दे, सरकार डांट दे, सत्ता डांट दे, विश्वविद्यालय डांट दे, पड़ोसी मजाक उड़ा दे, घर वाले हंसने लगे, फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो लज्जालुता न दिखाते हुए आपको वो प्रश्न पूछना चाहिए। बिना प्रश्न पूछे आप ज्ञान की अगली सीढ़ी पे नहीं पहुंचेंगे, विज्ञान की तरफ नहीं जाएंगे, विज्ञान की तरफ नहीं जाएंगे, बुद्धिमत्ता की तरफ नहीं जाएंगे, कांट का क्रिटिकल रीजनिंग की तरफ नहीं जाएंगे। तो स्वीकार नहीं करना है, जानना है, समझना है, प्रमाण मांगना है, और उसका अगला सवाल पूछना है, ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है। तो आप जानते ही हैं, आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, इसको भी उदाहरण दीजिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य ही था बच्चों में उत्सुकता विकसित करना। आप अटल टिंकरिंग लैब का नाम सुने होंगे, जो नीति आयोग चलाता है। अटल इनोवेशन मिशन का नाम, क्या कार्य है इनका? इनका कार्य है कि स्कूली बच्चों में, पूरे देश में, रूरल इंडिया में, छोटे शहरों में भी विद्यार्थियों में विज्ञान, इनोवेशन के प्रति उत्सुकता जगाना, उत्सुकता जगाना। क्यों?
क्यूरियोसिटी होगी यंग माइंड में, तो यंग माइंड कुछ ना कुछ नया खोज निकालेगा। अरे हम जो आज कर रहे हैं, यूरोप 300 साल पहले कर चुका है। हमें अपने युवाओं को, अपने बच्चों को यह सिखाना होगा। प्रश्न पूछो, जवाब नहीं मिलता है तो जवाब खोजो, जवाब मांगो। हाँ, फिर यह भी नहीं है कि आप जेन जी के स्लोगन का सहारा लेके आर्मी का ट्रक रोक दें और बोले कि मेरे पैसे से तुम्हारा टैक्स जाता है। ये सब बकवास यहां पे नहीं हो रहा है। सवाल पूछने का मतलब आंदोलन करना नहीं होता, कम से कम हिंसा करना तो बिल्कुल नहीं होती। यहां वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात हो रही है। स्वयं की पहचान के बारे में सवाल पूछिए, आप हैं कौन? हु आर यू? और जो आप हैं उसको बनने के लिए आपने क्या किया? अगर मैं कहूं मैं भारतीय नागरिक हूं, तो भारतीय नागरिक बनने के लिए मैंने क्या किया है? नहीं, मैं पैदा हो गया हूं इसलिए मैं भारतीय नागरिक हूं। फिर से मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल है कि तुम भारतीय नागरिक बनने के लिए किए क्या हो? व्हाट हैव यू डन? तो नहीं नहीं, करना नहीं होता है, हम बस पैदा होते हैं और नागरिक बन जाते हैं। फेयर एनफ, लीगली मे बी यू आर राइट, बट नाउ क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंक्विजिटिव माइंड के हिसाब से आप नागरिक बनने योग्य नहीं, योग्य नहीं। सिर्फ अगर उत्तर यही है तो सिर्फ कहने का यही मतलब है कि वी हैव टू रेज क्वेश्चंस। क्यों, क्या, कैसे, कहां। इसी से एक वैज्ञानिक आविष्कार धरती पे हुए, आविष्कार धरती पे हुए। ठीक है, सो थिंग्स आर वेरी सिंपल। ठीक है, तो अ वेल एजुकेटेड माइंड हैज मोर क्वेश्चन देन द आंसर। ये उन सभी दार्शनिकों को, वैज्ञानिकों को, डार्विन जैसे खोजकर्ताओं को एक सलाम करता है ये एस्से का टॉपिक। जो लोग उत्तर तो बहुत वर्षों बाद जाने या कभी नहीं जाने, लेकिन प्रश्न उनके दिमाग में जो कौंधा, वो वर्षों तक, दशकों तक कौंधता रहा, और अधिकांशतः लोगों ने अंत में उस प्रश्न का उत्तर खोजा और दुनिया बदल गई। इसीलिए a well educated mind has more questions than the answers। ईगो नहीं, रूढ़िवादिता नहीं, स्वीकार्यता नहीं, एक नया खोज, एक नया जीवन, एक नया उत्साह की तरफ बढ़ने की एक कोशिश है। भारत को भी ऐसे ही सोच की जरूरत है। युवाओं के लिए, बच्चों के लिए जेन जी और जेन अल्फा जैसे शब्दों का प्रयोग मैं तो नहीं करता, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। युवाओं और बच्चों के लिए इतना सफिशियंट है, इतना सफिशियंट है। जिन जी कहने से अलगाव पैदा होता है, उसमें से कुछ बेवकूफों को लगता है कि उनका अलग से ही समाज है, और बोलने वालों को जेन जी लगता है कि वो तो हमसे अलग हैं, वो हम ही हैं, वो हम हैं, हम वो हैं। आप ही के घर के बच्चे हैं, मेरे घर के बच्चे हैं। तो जेन जी इज नॉट ए सेपरेट क्लास, इट इज इंडिया, सो इज जेन अल्फा। So the point here is that we need to teach them and tell them to ask the right kind of questions। खुद से, खुद के लिए, समाज से, देश से, दुनिया से, कोर्ट से, पुलिस से, सरकार से, संसद से, सबसे, विज्ञान में, किताबों में, हर जगह। Because if we'll ask the questions, they will create something new, they will create something new। तो आसान है, प्रश्न से ही ज्ञान होता है, ये कोई नई बात नहीं है। अब अगला देखते हैं, 7वां, कठोर निर्णयों को टालना सबसे कम नैतिक होगा। हार्ड डिसीजन को डिले कर देना
छोड़ देना सबसे कम एथिकल होता है। ठीक है, अब ये लोक प्रशासन या सामान्य सिस्टम में बनता है। ठीक है, अब ये पूरा मसला यहां पे सिर्फ कॉमन सेंसिकली दिखाना है, क्योंकि देखिए ये कॉमन सेंसिकली ये बात सही है, लेकिन हमेशा कठिन निर्णयों को टालना कम नैतिक होगा, ऐसा कहना मुश्किल है। ऐसा कहना मुश्किल है। हाँ, सामान्यतया लोक प्रशासन में, सामान्यतया व्यक्ति के जीवन में ये बात सही है। जैसे कठिन निर्णय क्या है? कठिन निर्णय जिसमें विल पावर ज्यादा लगे, संसाधन ज्यादा लगे, मेहनत ज्यादा लगे, ठीक है, या टाइम ज्यादा लगे, ऐसी सारी चीजों को कठोर या कठिन निर्णय कहा जाएगा। मैंने फिर बोला, कठोर निर्णय क्या है? विल पावर, रिसोर्सेस, रिस्क, टाइम। ठीक है, ये सब कुछ ज्यादा लगे, ठीक है, और रिजल्ट अच्छा हो, कई गुना अच्छा हो, या आने की संभावना हो, ऐसे निर्णय को कठोर निर्णय कहते हैं। लेकिन कठोर निर्णय से तात्कालिक परेशानी हो सकती है। ठीक है, तात्कालिक परेशानियां, जैसे आप कहेंगे कि हाथ वाला रिक्शा जो कलकत्ता में लोग लेके खींचते थे और 5-10 रुपया कमाते थे, खुद ही दौड़ते थे कंधे पे लेके, 2 पहिए पीछे लगे होते थे, 2 लोग बैठते थे। अब उसको बंद कर देंगे तो वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बात तो सही है। हार्ड डिसीजन, विल पावर चाहिए, उनको नया रिक्शा देना पड़ेगा, रिस्क है, पॉलिटिकल रिस्क, सोशल रिस्क, टाइम भी लग सकता है, तात्कालिक रूप से परेशानियां बढ़ सकती हैं, वो लोग बेरोजगार हो सकते हैं। कठोर निर्णय लेना आसान नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति सही समय पे सही निर्णय लेता है, कठोर निर्णय लेता है, उचित निर्णय लेता है, वो निश्चित रूप से सफलता के मार्ग पे अग्रसर होता है। और सही समय पे निर्णय न लेने को क्या बोलते हैं? टाल मटोल करना। द वर्ड इज बेसिकली टाल मटोल, इंग्लिश में प्रोक्रेस्टिनेशन। सो एज विक्टर ह्यूगो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, बड़े सफल थे। तो उन्होंने अपने जीवन के अनुभव से लिखा कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई रहा है, तो कोई चीज कर सकने के बावजूद टालने की उसकी जो मेरी टेंडेंसी रही है कि अच्छा कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, मेरे बाद कोई आएगा तो वो कर लेगा। तो ये टालने के होता है, टाल मटोल, कि क्यों कठोर डिसीजन नहीं लेते हैं? आदतन सरकारों को भी आदत होता है कि कठोर निर्णय नहीं लेंगे, क्योंकि उन सरकारों ने कभी टफ डिसीजन लिया ही नहीं, तो हैबिचुअली वो सॉफ्ट स्टेट हो जाता है। गुन्नार मिर्डल ने 1968 में भारत जैसे देशों के लिए किताब लिखा, एशियन ड्रामा। और ऐसे ही इसी कारण से कि भारत कभी भी कठोर निर्णय लोक नीति में बना ही नहीं पाता, कमजोर, डिले करना, करप्ट होना, डिसिप्लिन का अभाव,
नीति बनते बनते बनेगी और लागू तो कभी नहीं होगी। ये जो फितरत है भारतीयों की, उसको क्या बोला? मृदु राज्य। मृदु राज्य, सॉफ्ट स्टेट। वो कमजोर आदमी है इंडिया, कुछ कर नहीं पाएगा, इसको बदलना होगा अपना तरीका। वाई वी डिले। बातें तो बहुत करते हैं, काम कर करते। टाल मटोल और आदतन टाल मटोल के अलावा हो सकता है इच्छा शक्ति का अभाव। कि नीति तो है लेकिन लागू करने के लिए रिस्क बहुत है, मेहनत बहुत है, छोड़ो। जैसे रोज सोचना कि कल से मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, जो छोड़ना चाहता है, और फिर कल जब आए तो बोला अच्छा आज एक बस पी लेते हैं, अब कल से नहीं पिएंगे। क्या दिक्कत है? दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव, विल पावर नहीं, तो इसलिए भी डिले होता है। दूसरा है कि आदत होती है जिम्मेदारी को टालना। कि अरे यार, जब भी किसी व्यक्ति को, कई व्यक्तियों को ये लगता है कि ये उनकी जिम्मेदारी है, तो उनको परेशानी हो जाती है, वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मेंटली वो जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं बने। जब नहीं दी जाएगी तो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, जिम्मेदारी दो, जिम्मेदारी दो, जिम्मेदारी दो। और जब जिम्मेदारी दे दी जाएगी तो फिर उनको दिक्कत होती है कि बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको खा जाती है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी जिम्मेदारी को टालने की कोशिश करेंगे, शिफ्टिंग द बर्डन। अगला रीजन हो सकता है बैड लीडरशिप, आपका नेता ही निकम्मा है। देश स्तर पे बात करें तो कठोर निर्णय को नहीं लेगा। अब सबसे ज्यादा अनैतिक, सबसे अधिक अनैतिक क्यों है, सबसे कम नैतिक क्यों है? क्योंकि जहां भी टाल मटोल होगा वहां पे रिजल्ट सबसे खराब आएगा। विक्टर ह्यूगो वाले केस में पूरा इनका सामाजिक जो इज्जत था वो डूबते डूबते बचा। इंडिया को तो इज्जत मृदु राज्य, और फिर 75 साल तक तो रहा नहीं बहुत ज्यादा आईआर में। 71 के वॉर को, कुछ कुछ पीरियड को छोड़ दिया जाए तो, जो हमने बांग्लादेश से वॉर जीता उसके बाद मिला था, अदरवाइज हम मृदु स्टेट बन के रहे। ठीक है। अब सही काम अगर आप नहीं करेंगे, आदत नहीं डालेंगे, तो नैतिक भी ज्यादा अच्छे नहीं होंगे। और यहां पे अपने आप में एक एथिक्स की बात आती है। क्या मेरे पास कम एथिकल होने का चॉइस है? जैसे अगर मैं इस कप में कुछ पी रहा हूं और मेरे पास इस ग्लास में भी कुछ रखा है, और क्लियरली मुझे पता है कि ग्लास वाली चीज पीने से मेरा हेल्थ बेटर होगा और कप वाली चीज पीने से मेरा हेल्थ खराब होगा, तो मेरा मॉरल चॉइस फिक्स होना चाहिए कि क्या है, कि मैं हमेशा ग्लास वाली चीज पीऊंगा। नाउ द क्वेश्चन इज, डू आई हैव अ चॉइस टू बी लेस मॉरल, लेस ethical? Answer is no. Why? Because choosing to be less ethical is itself unethical. अर्थात सही समय पे कठोर निर्णय अगर जरूरी है, जो देश, समाज और व्यक्ति नहीं लेता है, वो उसी दिन अनैतिक हो जाता है, पतन की तरफ अग्रसर हो जाता है। कारण क्या है ये मैटर नहीं करता, मैटर नहीं करता। So we don't have a real choice as a human, as a country, as a society, not to take hard decisions, because hard decisions which are more moral has to be taken morally, because if I don't take those decisions, I declare myself to be immoral, less ethical person. Do I have a choice? Perhaps not.
परहैप्स नॉट। तो निर्णय लेना पड़ता है। पल्स पोलियो खत्म करने के लिए पब्लिक पॉलिसी में निर्णय लिया गया कि नहीं लिया गया? डीमोनेटाइजेशन का कठोर निर्णय लेना पड़ा कि नहीं लेना पड़ा? 370 खत्म करने का कठोर निर्णय, ऑपरेशन सिंदूर का कठोर निर्णय, इंदिरा गांधी का 1971 में पाकिस्तान वॉर का कठोर निर्णय। अब कठोर निर्णय का मतलब अत्याचारी निर्णय नहीं है कि हिटलर ने भी तो कठोर निर्णय लिया था। लेट्स नॉट गो दिस क्रैप। We are talking about the decisions which are positive and aligned with the development, growth and democratic ethos. उसके बियॉन्ड की बात नहीं हो रही है। हार्ड डिसीजन लेने में रिस्क लगता है, पैसा लगता है, जो नहीं किए हैं वो करना पड़ेगा तो फेल होने का डर भी ज्यादा रहता है। बट तभी तो पता चलता है कि आप क्या कर सकते हैं। दिस इज वेयर अ कैरेक्टर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज टेस्टेड। मानव के चरित्र का असली टेस्ट इसी बात से तो होगा। दिस इज व्हाट दे विल डू, दिस इज व्हाट दे विल डू, राइट। तो इसको समझना पड़ेगा कि कैसे ये करना पड़ेगा, कैसे होगा। तो कठोर निर्णय सही निर्णय। गौतम बुद्ध ने कठोर निर्णय लिया, इजी निर्णय में नहीं पड़े ना। उसका एक पैराग्राफ लिखिए। महात्मा गांधी को जब साउथ अफ्रीका में ट्रेन से फेंका गया जाड़े की रात में और स्टेशन पे अकेले बैठे रहे मारिट्सबर्ग में, सोचते रहे व्हाट टू डू नेक्स्ट। उनके पास इजी चॉइस था। सुबह की ट्रेन लेके चले जाते, बातों को भूल जाते। बड़ा अच्छा वकील थे, कैरियर था, पिताजी धनी आदमी थे। बट गांधी जी ने सबसे कठिन निर्णय लिया। क्या? नैतिक निर्णय लिया। जो उनका सबसे कठिन निर्णय था वही सबसे अच्छा बड़ा नैतिक भी बन गया। He decided, अगर मैं इतना पढ़ा लिखा और अंग्रेजी बोलने वाला भारतीय हूं और मुझे ट्रेन से फेंक दिया गया टिकट होने के बावजूद, तो जो हजारों भारतीय यहां रह रहे हैं, पढ़े लिखे भी नहीं हैं, उनके साथ ये गोरे लोग साउथ अफ्रीका में क्या व्यवहार करते होंगे। एक मानव की पीड़ा का अंदाजा होने के बाद क्या गांधी के पास ये चॉइस था कि वो उसको छोड़ देते, भूल जाते, आसान निर्णय ले लेते? नहीं चॉइस था। If you are an ethical person, believe me, you have no choice but to take the right decision, even if it is the hardest decision of your life. So did Gandhi. So did Gandhi. So Gandhi actually took that decision, bold decision, which changed the course of not only South Africa, not only India, but also entire British colonial empire. है ना? तो बड़ी मजेदार चीजें हैं। तो गांधी, बुद्धा, जीसस, महावीर, विवेकानंद, और ले लो, तुम भगत सिंह को फिर से देख लो ना। क्या भगत सिंह ने आसान चॉइस लिया? क्या खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने आसान चॉइस लिया? यू हैव टू टेक द हार्ड डिसीजंस इवन इफ इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ सैक्रिफाइसेस एंड द रिसोर्सेस। इन सभी उदाहरण को लेके एक बढ़िया छोटा सा स्टोरी बनाना था। उम्मीद है आपने बनाया होगा। और इस चीज को लिखना था, बहुत फैलाना नहीं है, इसको सटीक तरीके से छोटे फॉर्म में लिख देना है। अब आइए अंतिम हमारा एस्से। उत्तम नेता वह जो अपने फॉलोअर्स को फॉलो करता है, अनुयायियों का अनुसरण करता है। अ गुड लीडर इज द वन हु फॉलोज द फॉलोअर। कॉमन सेंसिकली इसका मतलब प्रशासनिक दृष्टिकोण से लेना है। ठीक है, भेड़ चाल की बात नहीं हो रही। ठीक है, कि 100 भेड़ें चल रही हैं, आगे एक भेड़ चल रही है,
सब इसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं, दिस इज नॉट व्हाट इट मीन्स। ठीक है, नेता फॉलोइंग द फॉलोअर में क्या है, इसका मतलब यह है कि जो पॉलिटिकल लीडर है ना, सर द लीडर, लीडर कौन है, आईएएस भी लीडर है, पीएम भी लीडर है, सीएम भी लीडर है, एलन मस्क भी लीडर है। हो सकता है आप भी लीडर हो। लीडरशिप एक क्वालिटी है पर्सनैलिटी का। ये लोग तो बाई पोस्ट लीडर है अपने अपने कंपनी ग्रुप के। यहां बात हो रही है लीडर जो पर्सनालिटी से होता है। लीडर नेतागिरी की बात नहीं हो रही। अ लीडर इज द पर्सन हु इज ऑलवेज रेडी टू टेक अ रिस्क, सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द अदर्स, have a very good communication with other people, and if required ready to become their leader। तो उत्तम नेता वह है जो अपने फॉलोअर्स को फॉलो करता है। अब फॉलोअर्स को फॉलो करेंगे नेताजी, जो भी होगा, तो होगा क्या, फॉलोअर उनको अपनी परेशानियां अच्छे से बता पाएंगे, तो नेताजी उसको सुलझा पाएंगे। फॉलोअर्स यानी कि जूनियर्स, एक आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू लोग, अगर आईएएस उनको फॉलो करेगा, उनकी परेशानियों को समझेगा, तो वो लोग नीतियों को लगाने में भी सहयोग करेंगे, नीतियों में वैधता आएगी, चीजें इजी हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी। ठीक है, अगर हमेशा नेता लोगों की या अपने फॉलोअर्स की बात मानेगा, तो नागरिक केंद्रित प्रशासन यानी कि सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, में ऑल्सो कम। ठीक है, तो अपने जूनियर की सुनना, अपने फॉलोअर की सुनना, ये एक अच्छे नेता की पहचान होती है। वी हैव टू टॉक, बिकॉज कौन क्या एडवाइस दे दे, कितना मीनिंगफुल हो जाए, या उसकी छोटी सी बातों से जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने में क्या मदद मिल जाए, कुछ भी नहीं होता है तो वो जूनियर की मदद आपके टीम में अच्छी हो जाए। इन सभी बातों के लिए गुड लीडर इज ऑलवेज हैविंग अ वेरी बिग ईयर, बहुत बड़ा कान होता है हाथी की तरह, जिससे वो सबकी बात सुनता है, समझता है। इससे शासन प्रशासन और नेतृत्व में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जनता के प्रति सेवा की भावना का विस्तार होता है। अब लोक प्रशासन में मामला आ गया, अब मामला गुड गवर्नेंस में आ गया। भूलना नहीं है, प्रधानमंत्री कहते मैं तो चौकीदार हूं। गांधी कहते थे, जब पूछा गया गांधी से कि सर आप इतना बड़ा आंदोलन कब चला लेते हैं, कैसे चला लेते हैं, तो गांधी ने कहा था कि देखो यार, मैं आंदोलन नहीं चला, मैं भारतीय लोगों को जानता हूं, उनको समझता हूं। जब मुझे लगता है कि जनता आंदोलन चलाने के लिए एकदम से तैयार है, मेंटली उद्यत है, तब मैं आंदोलन लॉन्च कर देता हूं, आंदोलन लॉन्च कर देता हूं। तो वो जनता को फॉलो करते थे, जनता को। जितने मेसिया हुए हैं, ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, या फिर बाकी लोग भी हुए, ये सभी लोग अब उस समय जो भी उनके फॉलोवर थे, जनता थे, उनके कष्टों को देख के, समझ के, सुन के, उनको दूर करने के लिए अपने धार्मिक प्रवचन और कथाएं सुनाई हैं। तो इससे क्या होता है ना, व्हेन द लीडर इज कनेक्टेड विद द फॉलोअर्स ऑब्लिक द मासेस ऑब्लिक द जूनियर्स, एक कारणता का सिद्धांत विकसित होता है, एक
सभी लोगों के बीच आम सहमति विकसित होती है, आपसी दुराव वैमनस्य संघर्ष खत्म होता है, लोक प्रशासन में कहें तो ऑफिस पॉलिटिक्स कम होता है, टीम वर्क मजबूत होता है, एक दूसरे की कमियां विशेषताएं पता चलती हैं, एक दूसरे की जूनियर सीनियर या स्टाफ के बीच में स्वीकार्यता बढ़ती है। ठीक है, अब अगर नेता नहीं सुनता है अपने अनुयायियों का तो क्या करें? तो आप अनुयायी अगर हैं और अपने नेता को चाहते हैं कि वो सुधर जाए, जो कि आपका हक है, तो आप किसी भी लीगल तरीके से आप अपने नेता के कान में, बुद्धि में ये बात डालने का प्रयास करिए कि उसे लोगों की बात सुननी चाहिए। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व लेके आना आपकी भी जिम्मेदारी है। आवश्यकता समझनी पड़ेगी। रामकृष्ण परमहंस जो कि नेता है, विवेकानंद जो कि फॉलोअर है, इस सेंस में, इस एसे के सेंस में, तो रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद की आवश्यकता को समझा, यानी कि अ लीडर फॉलोड द फॉलोअर, आवश्यकता को समझा। वो समझा कि ये आदमी का दिमाग बहुत तेज है, इंक्विजिटिव है, वो कुछ सवाल खोज रहा है और उसके सवालों का जवाब उसी के भाषा में या उसी के तरीके से देना पड़ेगा, और दिया। फिर तो इतिहास बदल गया। विवेकानंद नरेंद्र से विवेकानंद बन गए। So we have to understand that when you lead the group, the office, the clan, the family, the society, you have to have the knack of understanding what the other people are saying. All the great people have done that, and this is what is the symptom of a good leader, best leader, a good leader. तो ये भी बहुत मुश्किल नहीं था। उदाहरण इसमें बहुत हैं, कुछ उदाहरण राजनीति के हैं, कुछ इतिहास से हैं, कुछ स्वाधीनता संघर्ष से हैं, कुछ वर्तमान लोक नीति की पॉलिसीज का है, कुछ कस्टमर सेंट्रिक प्राइवेट सेक्टर के एग्जाम्पल हो सकते हैं, कुछ बुद्धा इन लोगों के जीवनी से ले सकते हैं, एंड यू कैन प्रूव वेरी इजीली कि देयर इज गुड टू से दैट अ गुड लीडर इज द वन हु फॉलोज हिज फॉलोअर्स। ठीक है, तो कुल मिला के मसला हमारा ये बना कि अचानक से जब ये एस्से आए होंगे तो निश्चित रूप से कुछ डेविएशन सोच में होगा, क्योंकि अचानक से सोच पाना, लिख पाना, और हो सकता है आपने बहुत ज्यादा विस्तार कर दिया हो एस्से का। अगर आपने आवश्यकता से अधिक एस्से के डायमेंशंस खोल दिए हैं, तो मुझे लगता है कि इस बार के एस्से को समेटना मुश्किल हो जाएगा, और जब समेटना मुश्किल हो जाएगा तो फिर एग्जामिनर को पढ़ के और उसके बीच में मतलब नंबर देने का जुगत लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। बट दिस वेर द ऑलवेज द चैलेंजेस, बिकॉज इससे लिखने के लिए जीएस की पढ़ाई के अलावा एक अलग तरह का दिमाग चाहिए, अलग तरह की सोच चाहिए, और ये जीएस से अब रिलेटेड नहीं रहा यूपीएससी का इससे, जो कि अच्छी बात है, एक नए दिमाग और नई सोच को खोजता है। उम्मीद है जिन लोगों ने लिखा है वो अच्छा ही लिखा होगा, और जो लोग सीखने के लिए बैठे हैं वो जरूर सीखेंगे, और आगे सीखना, देखना, जानना है, संस्थान आइए, सामने आमने बात करेंगे, देन वी विल लर्न मोर अबाउट हाउ टू गो इट फर्दर। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। वी विल मीट some next session. थैंक यू। ठीक हो गया ना यार? ये कितने